छात्रों छात्रों अभी तक आपने क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता क्यों हुई, प्लांक सिद्धांत के बारे में पढ़ा, इसके बीच में अपन ने कॉम्पटेंट इफेक्ट भी पढ़ा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा। अब एक और ऐसा फंडामेंटल हमारे पास फिजिक्स का सिद्धांत है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, और यह विशेष रूप से देखेंगे कि ऐसे जो क्वांटम फिजिक्स और जो क्लासिकल फिजिक्स है अच्युत की है, उसमें से कौन कौन से ऐसे उनके व्यवहार में क्या क्या अंतर आता है, कहाँ पर किस किस तरह का अंतर आता है। तो इससे संबंधित हमारे लिए जो दो तरह के पार्टिकल्स हैं जिसको अपन माइक्रो रूप से कह सकते हैं, या दूसरे रूप से हम चिरसम्मत पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, या मैं एक तरह से स्थूल पार्टिकल के नाम से भी जान सकते हैं, उनकी जो गति का व्यवहार है, ठीक है। और जो छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें माइक्रो पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनके व्यवहार में, उनकी गतिकी में क्या क्या अंतर है, और दोनों के लिए रिजल्ट्स में क्या परिवर्तन आएंगे, किस तरह से उनके चेंज होंगे, इसके बारे में एक नए सिद्धांत का हम परिचय करेंगे और जिसको कहते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग। लेकिन इससे जानने से पहले थोड़ी सी आपको ब्रीफ हिस्ट्री या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनें कि चिरसम्मत भौतिकी में किसी भी वस्तु निकाय के गति व्यवहार के बारे में पूर्ण यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि यदि कोई वस्तु 10:02 पर यहाँ से चल रही है तो यदि इसकी वेलोसिटी का पता है, दिशा का पता है, तो हम बता सकते हैं कि 10:50 पर वस्तु कहाँ पर होगी, किस बिंदु पर होगी, उसकी यथार्थ हम बता सकते हैं। एक साथ दो चीज़ें। तो पिंड के बारे में प्रारंभिक स्थिति, संवेग, उस पर लगने वाला बल, उसकी प्रकृति आदि की जानकारी हो तो भविष्य की संपूर्ण जानकारी यथार्थता से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात चिरसम्मत भौतिकी में पूर्णतः निर्धारणात्मक विज्ञान है। इससे हम, यदि हमें इनिशियली कोई कंडीशंस मालूम है, पता है, बीच में लगने वाले फोर्स वगैरह सब जानकारी हैं, तो हम उसके भविष्य के बारे में पूर्णतः जानकारी बता सकते हैं कि ये वस्तु कितने समय पर, किस पथ पर, कहाँ पर होगी, किस वेग से होगी, किस संवेग होगा, क्या सारी जानकारी पर पूर्ण निर्धारण कर सकते हैं यथार्थता के साथ। इस पर इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो यथार्थ, एक्यूरेसी। लेकिन दूसरी ओर यदि सूक्ष्म जगत की तरफ चलें तो वहाँ जो पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स, जिनको क्वांटम पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, के लिए पूर्णतः यथार्थता सिद्धांत लागू नहीं होता। सूक्ष्म जगत में कण का व्यवहार द्वैत होता है। आप सब जानते हैं, प्रकाश के बारे में आपको जानकारी है कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत है, कण प्रकृति भी है, तरंग प्रकृति भी है। ऐसे ही हमने डी ब्रॉगली सिद्धांत के आधार पर ये पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो सूक्ष्म कण हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में पिछले उसको अपन क्लासेज में, टॉपिक्स में जान चुके हैं, ठीक है। जेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। थॉमसन एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव कर चुके हैं, कई ऐसे प्रैक्टिकल्स अपन प्रूव कर चुके हैं, जिससे सिद्ध हो गया है कि मैटर पार्टिकल्स के साथ भी वेव एसोसिएट होती है। लेकिन पार्टिकल के साइज के अनुसार कौन सा नेचर इफेक्टिव होगा, ये अपन पहले पिछली क्लासेस में अच्छी तरह जान चुके हैं। लेकिन यहाँ जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक जो वर्ड है, उसके सूक्ष्म जगत के जो बाद के लेवल के जब पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी गति को तरंग फलन से समझाया, स्पष्ट किया जाता है। यह तरंग फलन कभी स्थानिक नहीं हो सकता क्योंकि यह आकाश में फैला हुआ होता है। यहाँ स्थानिक या लोकलाइज जो वर्ड है उसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। लोकलाइज का मतलब, जैसे कोई पार्टिकल्स को हम जब पॉइंट पार्टिकल्स के रूप में क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन एक तरह से संकेत करते हैं, तो एक बिंदु से संकेत बता देते हैं, चाहे पिंड कितना ही बड़ा हो, लेकिन एक बिंदु उसकी लोकलाइज हो गई, साइज हो गई, पॉइंट की स्थिति निश्चित हो गई। लेकिन यहाँ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल चाहे कितना ही छोटा है या उल्टा है, लेकिन उसकी कोई पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर स्थिति को फिक्स नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है कि तरंग फलन कभी भी, चूँकि पार्टिकल्स को, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को कण से संकेत नहीं करते बल्कि तरंग फलन से संकेत करते हैं। उसका तरंग नेचर ज़्यादा डोमिनेंट है, इस दृष्टि से वो लोकलाइज नहीं होता, ठीक है। वो आकाश में कैसा होता है, फैला हुआ होता है। अतः सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, फोनॉन, ईटीसी जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, चिरसम्मत कण जैसे गेंद हो सकती है, रिंग हो सकती है, कोई साइकिल हो सकती है, कोई गोला हो सकता है, कोई कैसा भी हो सकता है, कि भौतिक स्थानिक नहीं होकर कुछ फैले फैले होते हैं। अतः इस कणों का एक साथ यथार्थ स्थिति और यथार्थ संवेग, ठीक है, अर्थात यथार्थ अद्वितीय पथ, यदि स्थिति संवेग दोनों एक साथ याद हो जाए तो उसके हम आगे के जो पथ है या जिस पथ पर आगे चलेगा तो उस पथ की हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी बता सकते हैं। लेकिन
जैसे आप जानते हैं कि सूरज चंद्रमा के बीच में अपन चलते हैं, पृथ्वी चलती है, सबको पता है, सब कैलकुलेशन बता देते हैं कि 10 बज कितने मिनट पे पृथ्वी कहाँ पर होगी। कोई अपन के पास चंद्रग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो वैज्ञानिक आपको पहले से सारी भविष्यवाणी बता सकते हैं इतने बज के इतने मिनट पर ही होगा। तो ये सब किसके लिए संभव है? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे हमारे पास गेंद रिंग जैसे हैं, ये चिरसम्मत भौतिकी का पालन करने वाले हैं। ये साइज भी चाहे कितने ही बड़े हैं लेकिन ये लोकलाइज्ड हैं, ये एक पार्टिकल की पॉइंट की तरह व्यवहार करते हैं। इनके बारे में सब कुछ यथार्थता से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक साइज में यदि हम जाते हैं, न्यूक्लियर साइज में हम जाते हैं, न्यूक्लियर क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं यद्यपि बहुत छोटे, बहुत स्मॉल है, बहुत उनका एक तरह से फर्मी लेवल का उनका जो साइज है, लेकिन उनकी पॉइंट की स्थिति, उनकी स्थिति फिक्स नहीं है। वो थोड़े से कैसे हुए, एक तरह से बादल के रूप में या फैली हुई अवस्था में, चाहे वो तरंग के स्वरूप में देखें, चाहे वो क्लाउड के रूप में देखें, चाहे वो एक तरह से कहना चाहिए तो एक अभ्र के रूप में देखें, तो उस दृष्टि से उनके एक समय पर एक स्थिति, यथार्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यथार्थ समय एक तरह से उनका निश्चित नहीं होता है, उनमें कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य रहती है। ठीक है, तो इन कणों में या माइक्रोस्कोपिक कणों में की स्थिति में और संवेग में जो अनिश्चितता है, ये उसके नेचर के कारण है, प्रकृति के कारण है, उसकी द्वैत प्रकृति के कारण है। ठीक है, ये किसी प्रैक्टिकल की प्रयोग की कमी के कारण से नहीं होता, बल्कि उसके जो नेचर के अंदर है, उसकी साइज के कारण से है। ठीक है, तो ये इसके बारे में वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले हमें यहाँ एक ऐसा फंडामेंटल नियम दिया जिसे हाइजेनबर्ग के नाम से जानते हैं। और दूसरा थोड़ा सा आप ध्यान दें कि क्वांटम और सूक्ष्म कणों के द्वैत व्यवहार को एकल प्रगामी तरंगों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जब आप इसको थोड़ा और आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग में केवल हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं, पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है कि द्रव्य कण के साथ तरंग नेचर एसोसिएट होती है। लेकिन वो तरंग कैसी है? क्या प्रगामी है, एक तरंग है, या दो तरंग हैं, या तरंगों का कोई व्यतिकरण है, तरंगों का कोई समूह है, क्या है? लेकिन शुरू में प्राथमिक तौर पर जब ये माना गया कि कण के साथ तरंग एसोसिएट है, तो उस तरंग का नेचर कैसा होना चाहिए, तो उसको यदि प्रगामी तरंग मानते हैं तो उसके बारे में जब कैलकुलेशंस करते हैं, उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, उसका संचरण वेग ज्ञात करते हैं, तो वहाँ तालमेल नहीं मिलता, क्योंकि उससे संबंधित या उससे एसोसिएट जो तरंग है उसका संचरण वेग कण के वेग से कहीं अधिक प्राप्त होता है, इवन देन प्रकाश के वेग से भी ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, खासकर प्रकाश तरंगों के लिए। तो उस जो कि असंभव है, संभव ही नहीं है, तो तालमेल ही नहीं है, वास्तविकता से पर है, जिससे तरंग कण के सहचरी नहीं रह सकती। अर्थात कण बहुत आगे पीछे रह गया, तरंग आगे चली गई, या तरंग पीछे रह गई, तरंग आगे चला गया। दो प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ संभव नहीं है। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि कण के साथ जो द्रव्य तरंग है वो प्रगामी स्वरूप में नहीं होती। इसलिए आगे चल के जब देखा गया कि तरंग न होकर के ये सिद्ध किया गया कि द्रव्य तरंग संघ, तरंगों का एक संघ या तरंग पैकेट जो होता है, ठीक है, और वो लगभग एक जैसी प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त प्रतिरूप है, जिसको आगे चल के अपन अप्रगामी तरंग के रूप में भी लिखेंगे। ठीक है, के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस तरंग संघ को गणितीय रूप में तरंग फलन द्वारा व्यक्त करते हैं। तो उस तरंग संघ की जो हमारे पास एक तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज एक ऐसा फलन हमारे पास है तरंग से संबंधित, जिसको तरंग फलन के नाम से सही से कहते हैं, इसके द्वारा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। उस तरंग फलन में क्वांटम कण से संबंधित सभी गुण, चाहे उसकी स्थिति है, संवेग है, ऊर्जा है, चुंबकीय है या विद्युत है, या जिस प्रकार की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी, ये कह सकते हैं कि ठीक है, सारी जन्मपत्री जिसको कह सकते हैं, एक तरह से उसमें समाहित होती है, उसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो तरंग फलन साई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भौतिक राशि है। ठीक है, इससे सभी भौतिक राशियाँ एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त उपकरण का अल्पतमांक भी होता है, उससे कम राशि का वह मापन नहीं कर सकता। अतः यंत्र से मापते समय अल्पतमांक से कम या उससे लगभग बराबर मान की मापन में अनिश्चितता अवश्य रहेगी। यह एक प्राकृतिक सत्य है कि मापन में अनिश्चितता को कभी भी शून्य नहीं किया जाता, परंतु अति सुग्राही उपकरण की सहायता से न्यूनतम अवश्य किया जाता है। अभी तक ऐसा कोई उपकरण नहीं है, जैसे हम बड़ी साइज़ की जो डिस्टेंसेज मेजर करते हैं, वहाँ बहुत माइनर यदि कहीं एरर होती है तो नेग्लिजिबल हो जाती है, कंपेयर टू 10⁻⁰ होती है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जहाँ बहुत छोटी स्मॉल साइज़ की जो डिस्टेंसेज है, एटॉमिक साइज़ की हैं, फर्मी लेवल की हैं, वहाँ पर यदि हम कैसा सुग्राही उपकरण ले लें, ठीक है,
तो जैसे अपन कोई यदि कोई दो बिंदुओं के बीच दूरी भी लेना चाहें, दो लाइन के बीच के देखना चाहें, तो लाइन की अपने आप में जो मोटाई होती है, उस मोटाई में भी एक बहुत लंबी चौड़ी एक तरह से एरर हो जाती है। इसलिए उपकरण कैसा से कैसा ले सकते हैं। 100% एक्यूरेसी का कोई उपकरण हमें उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ उस उपकरण की वजह से जो मेजरमेंट में जो एक तरह से एरर आती है, जो अनिश्चितता आती है, ठीक है, वो शून्य तो नहीं हो सकती, लेकिन बहुत अच्छे सेंसिटिव उपकरण बना करके या इनडायरेक्ट वे में जिन उपकरण की सहायता से मेजरमेंट किया जाता है, उस एरर को हम न्यूनतम अवश्य कर सकते हैं। एक और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर राशि आएगी या एक शब्दावली आएगी, वो है हमारे पास कैनोनिकल कॉन्जुगेट फिजिकल क्वांटिटीज, विहित संयुगी भौतिक राशियाँ। ये क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको चर्चा करना चाहूँ कि क्वांटम कण या निकाय से संबंधित भौतिक राशियों में वे दो भौतिक राशियाँ जिनकी विमाओं का गुणन प्लांक नियतांक के विमा जैसा है, विहित संयुगी भौतिक राशियाँ कहलाती। चाहे कोई दो भौतिक राशि, जैसे यहाँ पर स्थिति और संवेग के बारे में बात, उन दोनों का गुणा करेंगे तो उनके दोनों के जो डायमेंशंस की जो रिजल्टेंट डायमेंशन निकल के आती है, वो प्लांक कांस्टेंट के डायमेंशन की इक्वल आती है। इसलिए वो दोनों राशि उस क्वांटम कण के लिए क्या कहलाती हैं, विहित संयुगी भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। विहित संयुगी भौतिक राशियाँ के युग्म स्थिति और संवेग हैं। दूसरी तरफ से ऐसे ऊर्जा और समय के बीच देखते हैं तो उनके बीच मल्टीप्लिकेशन के बाद भी हमें एच के नियतांक की विमाओं के प्लांक के नियतांक की विमा जैसी प्राप्त हो जाती है। ऐसे कोणीय स्थिति और कोणीय संवेग के मध्य यदि हम गुणनफल करें तो उससे प्राप्त जो हमारे पास राशि होगी, उसकी विमा भी हमारे प्लांक नियतांक जैसी होगी। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से 3 तरह की ये विहित भौतिक राशियाँ, स्थिति संवेग, ऊर्जा संवेग और कोणीय स्थिति एवं कोणीय संवेग। गणितीय रूप से विहित संयुगी चर वे चर राशि होती हैं जिसमें एक चर का फूरियर रूपांतरण करने पर दूसरा चर प्राप्त होता है। ये अभी आपके स्तर से थोड़ा सा बाहर है। फूरियर रूपांतरण, फूरियर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपने पढ़े नहीं है, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि मैथमेटिकली है। फिजिकली तो हमने आपको बता दिया है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट जो क्वांटिटीज़ होंगी वो उसका मीनिंग ये है। लेकिन मैथमेटिकल में जो हम काम में लेंगे, स्टैटिक्स में भी काम लेते हैं, कई बार वहाँ भी लेते हैं, उसका लिंक भौतिक से ही है, फिजिक्स से ही है, लेकिन वहाँ उसको मैथमेटिकल कन्वर्ट करके जब कह देते हैं तो उसका जो हमारा सिंपल जो फॉर्म प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ कैनोनिकल जो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स होते हैं, वो एक का यदि फूरियर रूपांतरण दूसरा प्राप्त हो जाता है तो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, वहाँ पर एक तरह से कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो वहाँ गणितीय स्वरूप में उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। लेकिन फिजिक्स में अपन सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि जिन दो भौतिक राशियों का गुणनफल यदि प्लांक कांस्टेंट एच के विमा के बराबर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, उससे मेल खाता है, तो वो दोनों भौतिक राशियाँ आपस में कैसी कहलाती है, विहित संयुगी राशि कहलाती है। अब यहाँ हाइजेनबर्ग ने इनके बारे में बताया 1927 में वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने सूक्ष्म क्वांटम कणों के द्वैत व्यवहार के आधार पर परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे हाइजेनबर्ग निश्चितता सिद्धांत कहते हैं। कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उनका एक ऐसा डेप्थ उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था। सारे पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में, सारी फिजिक्स के जानने के बाद उनके एक कंक्लूजन पर पहुंचे थे। उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की कि यहाँ जो एरर आ रही है, यहाँ जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, यहाँ जो क्लासिकल रिजल्ट्स और क्वांटम रिजल्ट्स में जो वेरिएशंस मिल रहे हैं, उसका कारण कुछ और है। तो उन्होंने उसका ये कारण के लिए ये अनिश्चितता सिद्धांत का एक जन्म दिया, अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार सूक्ष्म जगत के किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में यथार्थपूर्वक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये उनका एक परिकल्पना प्रस्तुत है, जिसका कारण उन्होंने उस सूक्ष्म कण की द्वैत प्रकृति को माना, और द्वैत प्रकृति में उस कण की लोकलाइज नहीं होने के कारण से, उसकी स्थिति एक निश्चित नहीं होने के कारण से, ये उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि जो विहित संयुगी राशियाँ हैं वो एक साथ एक समय पर यथार्थपूर्वक ज्ञात नहीं की जा सकती। उनके मापन में या उनकी स्थिति के मापन में अनिश्चितताएं अवश्य रहेंगी, और उन अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है वो h×2 से कम नहीं हो सकता या उससे अधिक हो सकता है। कम से कम उन अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है, उन विहित संयुगी राशियाँ, खासकर स्थिति और संवेग की बात करें, ठीक है, तो उनका जो गुणनफल होगा, उन भौतिक राशियों में अनिश्चितताओं का जो गुणनफल होगा वो h×2 से बराबर या उससे कहीं अधिक होगा। जहाँ h× को अपन सब जानते हैं कि h/2π के रूप में लिखते हैं, h/2π के स्थान पर शॉर्ट संकेत में h क्रॉस कर देते हैं, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है, जिसके मान आप सब जानते हैं। स्थिति और संवेग में अनिश्चितताएं मापन में प्रयुक्त उपकरणों की सुग्राह्यता के कारण नहीं है, बल्कि क्वांटम कणों के द्रव्य तरंग द्वैत स्वरूप के कारण। ये मैं बार बार कई जगह मैंने उसको रिपीट किया है, इसलिए कि आप बच्चे से ये नहीं समझें
कि जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं कई जगह, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं या दूसरे प्रैक्टिकल्स के द्वारा करते हैं, तो बच्चे ये समझते हैं कि प्रकाश के कारण से इसमें अनिश्चितता आ गई है, मेजरमेंट के कारण से, एपरेटस के कारण नहीं है, मेजरमेंट में जो हमने यूज़ किया, साधन किया, उसके कारण से अनिश्चितता आई, ऐसा नहीं, बल्कि उन कणों की जो नेचर है, कौन सी नेचर है, द्रव्य तरंग, एक साथ दो नेचर, इफेक्टिव होना, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड, एक तरह से ट्रांजिशन की नेचर है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे जो केवल द्रव्य, इसकी कणिकण नेचर एक तरह से डोमिनेंट होती है, तरंग नेचर दिखाई नहीं देती है। मोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स जिसको कह सकते हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स जिसको कह सकते हैं। बहुत से ऐसे अति सूक्ष्म पार्टिकल हैं जहाँ उसकी एक तरह से कहना चाहिए कि कण नेचर या इसका महसूस नहीं होती, बल्कि केवल उसकी तरंग नेचर ज़्यादा डोमिनेंट होती है, ठीक है। इसलिए संवेग क्योंकि सदिश राशि है, इसलिए दिशा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए गणितीय रूप में हम एक्स दिशा में यदि संवेग और स्थिति में अनिश्चितताओं का गुणनफल हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल देखेंगे तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एच इक्वल टू एच बाई टू आएगा। लेकिन यदि वाई दिशा में देखेंगे तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस वाई टू आएगा। इसी प्रकार जेड दिशा में देखेंगे तो डेल्टा जेड डॉट डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच। क्योंकि दिशात्मक है संवेग, इसलिए इसमें दिशा का भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। सुविधा या संख्याओं के केवल कोटि मान ज्ञात करने के लिए एच क्रॉस एच के स्थान पर कई बार हम एच क्रॉस या एच का भी उपयोग करते हैं। धन्यवाद। इसके बाद दूसरा उत्तरी